देखो, एक और चीज़ बताऊँ मैं अब धीरे धीरे। अब मैं ये पूरी जो वीडियो बना रहा हूँ वो जनरल और एक स्पेशलिस्ट पे बता रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट कैसे काम करता है। ट्रेडिंग पे बताऊँगा, एक चार्टेड अकाउंटेंट और एक स्टॉकर, मतलब एक ब्रोकर, एक स्टॉक ब्रोकर और एक स्टॉकर पे क्या फ़र्क होता है। स्टॉकर जो जनरल है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे समय के संग अपने आप सीख गया। पहली वीडियो में मैंने जब चेंज की बताया कि चेंज और आपका फिर क्या बोलते हैं सेल्फ परसेप्शन, ये सारी जो जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने केवल वो नहीं बताया। देखो, पहली बात तो मेरी वीडियोस में जो है ना, मैं बीच में ही चीज़ें, मेरे दिमाग में इतना केओस है, मैं बीच में मैंने तो कल्पना वो कर रखी थी। मेरा दिमाग इस तरीके का, अगर मैं किसी खाली कमरे में बैठा हूँ ना तो बिल्कुल काला है, जहाँ मुझे अपनी ज़मीन भी नहीं दिख रही, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिख रही, वहाँ भी मैं पूरा ब्रह्मांड बता दूँगा, बिकॉज मेरी इनसाइडर बॉडी है फर्स्ट ऑफली, ठीक है। या मेरी कोई बॉडी भी नहीं हो, मैं खाली सोल बैठा हुआ तो एज मैं पूरा यूनिवर्स बता दूंगा वहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे पे थॉट्स बिल्कुल जनरेट होते रहते हैं। वो मैं अभी क्या है, अभी मैं जब इस सर्कमस्टेंस पे हूँ जहाँ मैं वर्किंग सर्कमस्टेंस पे हूँ एज अ मैन क्वालिटी, क्यों कहता हूँ कि मैं मनी पालूंगा, क्यों कहता हूँ मैं संपन्नता पालूंगा, क्यों कहता हूँ मैं रिलेटिवली इस चीज़ के लिए नहीं बना कि मैं दुनिया देखता रहूँगा, दुनिया चारों चौर देखता रहूँगा कि दुनिया की समस्या क्या है, सिस्टम की समस्या क्या है। रिलेटिव में मैं एक वैज्ञानिक हूँ। क्लास 11th और 10th 11th में मैंने थ्योरम्स लिखी है, सिद्धांत लिखे हैं। वो वे सिद्धांत है जिसमें मैं साइंस की बातें करता था, विज्ञान की बातें करता था, ऐसे विज्ञान की बातें करता था जिसमें मैं जटिलताओं को ले जाया करता था, बड़े से बड़ी जटिलताओं को ऐसा इस तरीके से ले जाया करता था यूनिवर्सल लैंग्वेज में कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे ब्लैक होल के अंदर तक की पूरी वो थीसिस जिसकी झलकी एक आधी बार मैंने दिखाई है फर्स्ट ऑफली। यही चीज़ कोई भी कॉम्प्लेक्स मैटर हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, थीसिस हुई, ब्लैक डायमेंशन हुई, डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हुई, या नॉन यूनिफॉर्म अनकॉम्प्लेक्सिबिलिटी हुई, या कई सारी जो गणित है, क्योंकि मैं 29 गणितें दूंगा। 29 गणित मतलब 29 आयाम दूंगा गणनाओं के, अलग 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 अपने आप में 29 मैथ्स की स्टेबलाइजेशन करूँगा, 29 मैथमेटिक्स की। वो 29 मैथमेटिक्स में से सिर्फ 3 या 4 होगी जो इस धरती, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स से कनेक्ट होगी, बाकी जो होगी वो इस ब्रह्मांड से पढ़े की होगी फर्स्ट ऑफली। अभी मैं कोई इमेजिनेशन नहीं दे रहा, मैं जिस समय आऊँगा उस समय मैं बता दूंगा किस तरीके से मैं जब इम्प्लीमेंट्स करूँगा इन सब चीज़ों को, जिस तरीके से मैं उसमें सिद्धांत, थ्योरीज, फंडामेंटल्स लिखूँगा, मैं एक सामान्य व्यक्ति समझ जाएगा किस जटिलताओं, किस बारीकों पे मैं बात करूँगा उस समय। ये अभी जो सर्कमस्टेंस है, ये समय है, वह पूरी सोसाइटी को समझो। 3 ही चीज़ों का ज्ञान चाहिए, आंतरिक ज्ञान, नेत्रिक ज्ञान और क्या बोलते हैं मध्यमस्थ ज्ञान। मध्यमस्थ मतलब कि वास्तविक ज्ञान। 3 ही तरह का ज्ञान है। 3 तरह के ज्ञान में नेत्र ज्ञान वो जिसमें मैं सारी प्रकृति, सब चीज़ों के बारे में जानना, ठीक है, सोशल, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर एक आंतरिक रूप में आ गया, आंतरिक रूप मतलब मैं अपने अंदर के बारे में जानना। विज्ञान में भी 3 तरह के विज्ञान आ जाते हैं साइंस में भी। एक होती है नेचुरल साइंस, ठीक है, एक होती है सोशल साइंस और एक होती है फॉर्मल साइंस, जो कि डिसिप्लिन्स में हम विकिपीडिया में पढ़ लेते हैं आराम से। जो फॉर्मल साइंस है वो यूनिवर्सल साइंस होगी। नेचुरल साइंस वो होगी जो साइंस के फंडामेंटल ऑपरेशंस या यूनिवर्सल लॉज की बात करती है। और बात आ गई सोशल साइंस, जहाँ हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में जानते हैं। अभी जिस सर्कमस्टेंस में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ एज अ मैं पर्सपेक्टिव, एक इकोनॉमिस्ट, एक जियोलॉजिस्ट, एज अ पॉलिटिशियन और एज अ मैं सोशल व्यक्ति के तरह रूप में बताता हूँ, सोशल पर्सन के रूप में बताता हूँ। इससे पहले जो मेरा बर्थ बॉर्न था वो नेचुरल पर्सन का था, नेचुरल साइंस वाले पर्सन का था। इसलिए मैं साइंस की चीज़ें आने वाले समय में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लूँगा ब्लैक बॉडी डायमेंशंस, ठीक है, या क्या बोलते हैं होलो ब्लैक बॉडीज कॉम्प्लेक्सेस फंक्शंस, तो वो समझ नहीं आएंगे, क्यों वो अप्लाई इधर नहीं होंगे, वो अप्लाई हो रहे होंगे जैसे आसमान में, या क्या बोलते हैं जहाँ हमें पता ये डिस्क्लोज कर देंगे कि आसमान काला क्यों है, वो ये डिस्क्लोज कर देंगे कौन सा ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी पे स्थित हो जाएगा, कौन सा ग्रह कहाँ उत्पन्न होगा, और अपने आप मॉलिक्यूल्स आपस में वो करने लग जाएगी, फ्लो बनाने लग जाएगी, ठीक है, अपना निर्माण करने लग जाएगी। तो वो अलग डायमेंशन से, अलग अलग तरीके के विज्ञान है मेरे पास, कई सारे अलग अलग टाइम पे मैं वो हूँ। अभी जो है मैं एक सोशल व्यक्ति के रूप में हूँ, जब भी मैं ट्रेडिंग इन सब चीज़ों जो दिखती है, जो नैतिक है, जो दिखती है, वो जो नहीं दिखती वो मैं बाद में बात करूँगा। ये अलग अलग डायमेंशन है। अभी मेरे पे इतना टाइम नहीं है, ये समय में इतना नहीं है कि मैं कल्पनाओं के बारे में सोचूं। अभी मैं केवल कल्पनाओं पे नहीं, अभी मैं स्थिर ज़मीन पे ठहरा हूँ। जिस समय मौका होगा मैं संपन्न हो गया, संपन्न मतलब ये मुझे किसी चीज़ की
स्टेबलाइज हो गया कि मेरे को यहाँ ध्यान नहीं लगाना, देन मैं उस समय उन चीज़ों को बताऊँगा जो चीज़ मुझे बतानी है। इस टॉपिक को हटाते मेनली मैं बात करना चाहता हूँ, पहले तो 2 टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। इस पूरी वीडियो में मैं बताऊँगा एक स्पेशलिस्ट और एक जनरल के बारे में, ठीक है, एक स्पेशलिस्ट और एक जनरल के बारे में। और सेकेंडली मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जिस तरीके का मैं व्यक्ति बात करता हूँ कि जैसे कि मान के चलो अमीर तुम कितने भी हो जाओ पर कॉमन रहो। आज देखो मैंने सीधी सी बात, देखो मिस्टर इंडियन हैकर को ही देख लो, कितना भी अमीर हो व्यक्ति कॉमन रहता है, नॉर्मल, क्योंकि उसने गरीबी को बहुत नीचे से देखा है। ऐसे जैसे खान सर हो गए, इन सब को अब देखो, इन सब के नाम मुझे इतने नहीं पता, इन सब के स्टाइल मुझे इतने नहीं पता, क्योंकि मेरी रिलेटिवली ये है मैं एक टाइम ऑफ पीरियड तक इन्फ्लुएंस होता हूँ, देन मैं फिर उस चीज़ को छोड़ देता हूँ। जैसे मान लो मैं 1.5-2 साल पहले मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियो देखता था, वो भी 2-2.5 महीने देखी, उसके बाद छोड़ दी, फिर मूव ऑन हो गया, आज तक नहीं देखी। आज मेरा दोस्त मुझे बता रहा, बस उनकी वीडियो एक दिखा रहा, तब मैंने देखा यार कि ये व्यक्ति नॉर्मल कपड़ों में और थोड़ा मुंह पे क्या था टैनिंग वगैरह आ रखी थी, धूप वगैरह और तारी वारी ऐसी हो रही थी, तो मैंने कहा इस पे पैसा होने के बाद भी ये ऐसे रह रहा है, यही तो है एक इंस्पायर्ड होने वाली चीज़, यही तो है एक व्यक्ति कहलाने वाली चीज़, जिसने गरीबी को इतनी थी। अब ये मैं कैसे जानता कि गरीबी को ऐसे देख के मेरी बुद्धि का विकास भी कैसे हुआ, ऐसे तो हुआ है। मैं जब भी तो कहता हूँ कि कल को अमीर भी हो जाऊँगा तो फटी चप्पल में घूमूंगा, वही वाली जिसमें आज घूम रहा हूँ। क्यों? उस चप्पल ने मुझे ज़रूरतें पूर्ण करनी सिखा दी। क्यों? क्योंकि मैंने गरीबी को भाई ऐसा देखा है कि गरीबी को अगर बदलना है तो अपने अंदर ज़रूरतों को पूर्ण करना है, लालचा और इच्छा को पूर्ण नहीं करना, ज़रूरतें पूर्ण करनी है। तो डेट इज़ द पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफली मैं इस वीडियो में ये बता दिया, ये सर्कमस्टेंस भी आप अलग कर लेते हैं। अब मैं अपने मेन सर्कमस्टेंस में आता हूँ, एक स्टॉकर और एक ट्रेडर में, ब्रोकर में, ठीक है। एक स्पेशलिस्ट और जनरल में फ़र्क क्या है? स्पेशलिस्ट और जनरल में अब अंतर समझना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने पढ़ाई करी, चीज़ें अध्ययन करी, कोई टॉपिक सीखा, एक्सप्लोर भी करा, सब कुछ रहता, ठीक है। उसके लाखों क्वेश्चन करता है, रिपीट करता रहता है। क्यों? उसे एक सीए बनने का क्या फ़ायदा है? एक सीए बनने का फ़ायदा यह है कि वो ओवरऑल टाइम बेनिफिट कमाएगा, ऑल टाइम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, बिकॉज उसके पास ज़्यादा स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा बेस है, ज़्यादा नॉलेज है। अब वो नॉलेज आई कहाँ से, बोर्न कहाँ से हुई, पैदा कहाँ से हुई? हम जनरल वालों से। हम जनरल्स ने मान लो कोई पैटर्न लिया, कोई स्टॉकर में गए और हमने वहाँ पे देखा यार ये सिमिलर पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, हमने उससे बहुत लाखों पैसा कमाया, लाखों करोड़ों पैसा कमाया। क्यों? शुरुआत में वो इन्फ्लुएंस कम था, वो केवल पैटर्न हमें ही पता थी, तो हमने उससे बहुत पैसा कमाया। बाद में जब हम बूढ़े हो गए, या बाद में जब हम भाई कि अब हम स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं, अब हम लोगों को सिखाएंगे, तो हमने उस नॉलेज को फ्री दे दिया या प्रीमियम में डाल दिया, ऐसे करके हमने दे दिया। अब वही नॉलेज एक स्पेशलिस्ट एज अपनी डिग्री में पढ़ता है, उन चीज़ों को जानता है। अब वो स्ट्रेटेजिस्ट स्पेशलिस्ट की नहीं है, पर स्पेशलिस्ट हमारी हमारी नीतियों को अप्लाई कर रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट समझ लो, हम जनरल्स को, हम आइडियाज़ बनाने वाले को दुनिया पागल कहती है, हम रचने वालों को दुनिया मेंटल डिलेमा में डाल देती है कि हम मेंटल व्यक्ति हैं, हम दुनिया के लिए कलंक के, हम दुनिया में जीने लायक नहीं है। और रिलेटिवली हमें अलग अलग नाम से जानती है दुनिया, कहती है हमें क्या बोलते हैं कि हम भगोड़े हैं, हम दुनिया के नाम पे कलंक के, हम मानव कहलाने के लायक नहीं है, हम जीव नहीं है, हम दानव है, हम राक्षस है, या हम दानव है या हम राक्षस है, क्योंकि हम तुम्हारे अनुसार नहीं चले तो हाँ हम राक्षस है, हमारी प्रकृति मूल तत्व हमें दिखा दी गई तो हम राक्षस है, हम कुछ अलग नियमों से चले तो हाँ हम राक्षस है। दैट इज़ द पॉइंट। केवल तुम्हारे परसेप्शन के लिए राक्षस है, ठीक है। तो यही चीज़ हम कहते हैं कि क्योंकि हमारी नीतियों को कभी सामान्य व्यक्ति हमारी नीतियों को स्वीकार नहीं करता, सामान्य व्यक्ति हमारी नीतियों को क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। अस्वीकार क्या कह रहा है, मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा सही है। तो धीरे धीरे नेचर उसी चीज़ को क्या कर देता है, फ्लुएंट ऐसा बना देता है कि वो जो नीतियाँ कोई भी पढ़ता है तो उसको हमारा एक तरीके से यूँ समझ लो वरदान मिल जाता है, या हम यूँ कह देते हैं यदि तूने इस नीतियों पे काम कर लिया तो तू संपूर्ण चीज़ें पालेगा। तो ये थोड़ी सी यूँ मान के चलो डायलेमा भी मान लो, या यूँ मान के चलो एक तरीके का यूनिवर्सल लॉ चलता है कि जैसा व्यक्ति के बीतता है तो उसकी महत्वता बढ़ती है, तो वो इम्पोर्टेंस हमारी स्ट्रेटेजीज में, हमारी रणनीतियों में ऐसा जाती है।
फिर जब हमारी स्ट्रैटेजीज देखकर हम जैसा कोई नीचा दिखाया जाता है, देखो हम तो स्पेशलिस्ट है, तुम तो जनरल वाले हो, तुम करी क्या लोगे, देन फिर हम उसको एक चीज़ कहते हैं कि देखो स्ट्रैटेजी एक सर्कमस्टेंस पर वर्क करेगी पर्टिकुलर, हम वो ताकत रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट में कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नई स्ट्रैटेजीज बना देंगे, और जब कुछ न्यू बनाएंगे तो वो तुम्हारे डिफरेंट से बहुत बेहतर होगा। हम हर बार ऐसी नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सिचुएशनल स्ट्रैटेजी बना देंगे जो कहीं और नहीं लगेगी अप्लाई होगी। दैट इज़ अ पॉइंट, मतलब हर बार कुछ नहीं हो। तो एब्स्ट्रैक्टर ऐसे अपने आप को बढ़ा लेता है, क्योंकि हमेशा समझ लो जिसकी बेइज्जती होती है वो अपने आप को डेवलप कर लेता है। सिंपल सा रूल तो ये है, जिसकी बेइज्जती होती है वो अपने आप को डेवलप कर लेता है। जिस पे दुनिया हंसती है वो अपने आप को इतना काबिल बना लेता है कि दुनिया हंसने वाले मिट जाते हैं और उसका नाम योगो योगो तक चलता है। फर्स्ट ऑफली आप ये ध्यान रखो, क्योंकि ये रियलिटी है। जब भी आप डिमोटिवेट होते हो, दुनिया 10 जने आप पे हंस रहे होते हैं, तो आप उल्टा खड़े होकर हंस रहे होते हो 10 जनों पे। जैसे मैं हंसा था, जब मुझे मारा था, पीटा था, तो मैं भी ऐसे ही था भाई, मेरा ब्रेन तो ऐसे ही मेंटेलिटी था। तो मेंटेलिटी कॉन्शियसनेस होती, वो सारे के सारे पान डाल बचा के हंस रहे, और मैं यहाँ पे टेस्ट पे हाथ मार मार के हंस रहा, एक इकलौता। यूँ समझ लो कि पूरी क्लास एक जगह हंस रही और एक जगह मैं अकेला हंस रहा हूँ, मन ही मन हंस रहा हूँ, और दांत हंसा दिखा दिखा के हंस रहा हूँ। तो समझ लो कितना हिडन, कितना मिस्टीरियस, कितनी कितनी पावरफुल उस टाइम पे पर्सनालिटी दिखी होगी कि एक जगह पूरी दुनिया हंस रही है और दूसरी जगह क्लास में केवल तुम हंस रहे हो उन 10 लोगों के सामने, जो 10 लोग तुम पे हंस रहे हैं। यहाँ पता चलता है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई आम साधारण बच्चा नहीं है, ये केवल एक आम बालक नहीं है, ये एक फिलोसोफर है, ये एक ग्रेट फिलोसोफर है, ये ग्रेट क्रिएटर है, जो अभी क्रिएट करना चालू करेगा। जिस दिन चालू करेगा, जिस दिन एब्स्ट्रैक्ट बनाना चालू करेगा, वही 10 लोग, उनका नाम भी ज्ञात नहीं करा जाएगा, केवल वो 10 कलंक ज्ञात करे जाएंगे, बट इसका नाम युगों युगों तक ज्ञात करा जाएगा। बिकॉज दिस इज़ अ चेंज पर्सनैलिटी, दिस इज़ अ फेवरेबल अनफेवरेबल वर्क करने वाला व्यक्ति है ये। दिस इज़ द एवरी टाइम जिसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में सोचा जाएगा, जिसके बारे में किताबों में लिख दिया जाएगा, वो पर्सन है ये। क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं है जो जिसके सामने 100 लोग हंस रहे हो और ये 100 लोगों के पे हंस रहा हो कि तुम मूर्ख हो। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफली तो ओवरऑली हमें ये समझ में आता है, चार्टेड अकाउंटेंट ये सारे हो गए डिग्री रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। एक चार्टेड अकाउंटेंट का फ़ायदा ये है कि वो अपने लॉस को कवर आउट कर लेता है, क्योंकि उसे पता है मैंने जितनी रणनीतियाँ लगी हैं, मैं उस पर, मेरे पे वेज है, मेरे पे तरीके हैं कि मैं उससे अपने आप को एज आ मोड बेटर बना सकता हूँ, प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। मतलब मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस बहुत कम होगा। क्यों? मैंने प्रैक्टिस करी है, मेरे पे क्या बोलते हैं इस चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, मेरे पे इस चीज़ का सोर्स है, और मेरे पे एक्यूरेटली है कि मैं हर एक चीज़ को एज अ प्रोफेशनल की तरह डील कर सकता हूँ। यही स्टॉकर आ जाता है। स्टॉकर क्या करते हैं? स्टॉकर लॉस भी करते हैं लार्ज अमाउंट में, गेन भी करते हैं लार्ज अमाउंट में। क्यों? वो समथिंग कुछ न्यू बनाते हैं, नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिनको बाद में जो स्पेशलिस्ट होता है वो उनको गेन कर लेता है। गेन मतलब अपने अनुसार चलाने लग जाता है, ठीक है, अपने अनुसार एक डिग्री में कन्वर्ट कर देता है, एक फ़िलोसफी बना लेता है। फ़िलोसफी मतलब कि जिसे दूसरा पढ़ सकता है। स्ट्रेटजी मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर लगने वाली है। फ़िलोसफी यूनिवर्सल होती है क्योंकि वो स्टेटमेंट होती है, पर एक स्ट्रेटजी एक इक्वेशन की तरह होती है जो कि एक वैल्यू देती है और एक पर्टिकुलर जगह पे ही लगती है। देखो इक्वेशंस कहने वाली बात यह है, इक्वेशंस हर जगह लगती है पर रूप बदल देती है, रूप बदल देती है। स्टेटमेंट पूर्ण वाक्य होता है, कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें कोई वैल्यू नहीं देनी, कोई सर्कमस्टेंस पे अप्लाई नहीं, वो यूनिवर्सली लॉ की तरह हर जगह अप्लाई होगी। जैसे मान लो मैंने कोई फिलोसफी लिख दी, मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दी कि भाई देखो स्ट्रैटेजिकल एक्ट करो एट अ लॉन्ग टर्म एंड देन मिलेगा आपको अमेजिंग रिटर्न, ठीक है। मैंने कहा स्ट्रैटेजी एक्ट लॉन्ग टर्म और अमेजिंग रिटर्न। मैंने कहा लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है आप अपनी कैपिटल को डाले चले जाओ, मतलब अपना वर्क इंप्लीमेंट करते चले जाओ और बिन इच्छा के करो, बिन वांट और डिजायर के करो, बिकॉज जो भी रिजल्ट मिलेगा वो तुम नहीं दोगे, वो मार्केट देगी। इतनी चीज़ होगी। ये पूरी एक स्टेटमेंट है। जब मैं इस स्टेटमेंट को लिख के चला गया, मैं मर चुका, मेरे अब जो आने वाली पीढ़ी है वो पढ़ रही है। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को डिग्री में पढ़ा रही है, या एक स्पेशलिस्ट कोर्स में पढ़ा रही है, या कोई भी एक अथॉरिटी जो है कोर्स में पढ़ा रही है। अब उस कोर्स में यही लिखी ये फलाना व्यक्ति था, इस फलाना व्यक्ति ने की स्टेटमेंट कही और ये स्टेटमेंट ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होती है। अब किसी व्यक्ति ने मेरी स्टेटमेंट पढ़ी, नहीं समझ में आई, अब धीरे धीरे
जो अथॉरिटी थी या जो भी स्टेट थी, जो भी मार्केट थी, उसने अपने अनुसार इस स्टेटमेंट को हर जगह लगाने लग गया और इक्वेशंस पे बता दिया। इक्वेशंस पे मतलब कि ऐसी इक्वेशन पे बना दिया जहाँ ये लिखा स्ट्रेटेजिकल एक्ट। पहले जानो स्ट्रेटेजीज होती क्या है, फिर उन्होंने जाना एक्ट क्या होता है, फिर उन्होंने जाना कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती क्या है। तो धीरे धीरे कनेक्टिव करके एक इक्वेशन बना दी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के वास्ते कि भाई जब ट्रेडिंग करोगे तो स्ट्रेटेजिकल एक्ट लेना कैसे, भाई स्ट्रेटेजीज बनानी कैसे। स्ट्रेटेजीज उन्होंने देखा कि पैटर्न देखो जब पैटर्न एक पर्टिकुलर चाल चल रहा है, यहीं पर जब आपको पता चल रहा है ये चाल रिपीट होगा, यहीं एक्ट करना है। और जब आप धीरे 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 एक्ट करते चले जाओगे तो आपका एक पोर्टफोलियो या एक मैपिंग बन जाएगी। वो मैपिंग ही आपका शॉर्ट टाइम में अगर कन्वर्ट कर दे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। और वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब 3 चीज़ें फुलफिल हो गई, स्ट्रेटेजिकल एक्ट, लॉन्ग टर्म, आपको आपका पोर्टफोलियो इतना रिजल्ट देगा जो कि बेहतर है। अब देखो ये स्टेटमेंट जो कि कहीं से कहीं ना मैच करती, बस वो इक्वेशंस और वैल्यूज़ की फॉर्म में इस तरीके से डिपॉजिट हो गई, मतलब कि वहाँ पे कन्वर्ट हो गई कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्पेशलिस्ट के लिए वर्क होने लग गई। ठीक है, बट वहीं क्या बोलते हैं जो फिलोसोफर था उसने केवल एक यूनिवर्सल लॉ देके क्या ये बताओ, जो मैंने मैपिंग बताई उसी चीज़ को कहीं और लगा सकते, नहीं लगा सकते। उस चीज़ को कहीं और इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी अगर प्रणाली उठा ले वो तो लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, बट इसका फैक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि फैक्ट वो होता है जो दिख रहा होता है, जो चल रहा होता है। लॉजिक चलता है पर आंतरिक रूप में चलता है। जैसे कि मान के चलो एनर्जी से, हीट एनर्जी चल रही है, साउंड एनर्जी चल रही है, लाइट एनर्जी चल रही है, हर एनर्जी अलग अलग प्रभाव डालती है, अलग अलग इन्फ्लुएंस डालती है, पर सब क्या है, एनर्जी से। तो हमें समझ में पता चल गया कि हर चीज़ एनर्जी से क्रिएट हुई है और एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, पर वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। जो फॉर्म्स है वो फैक्ट हो गई, ठीक है ना, कि भाई साउंड एनर्जी इज डिफरेंट एनर्जी, हीट एनर्जी इज डिफरेंट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज डिफरेंट एनर्जी। जरूरी नहीं हर हीट लाइट एक्सर्ट करे, जरूरी नहीं हर लाइट साउंड के संग चले, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ डिस्टिंक्टली कुछ अलग तरीके से मैंने दे दी, बट हाँ सब एनर्जीज है। तो ये लॉजिक है कि चल तो एनर्जी ही रही है, बस वो एनर्जी अपनी कितनी फॉर्मेशन दिखा रही है, कितने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दिखा रही है, कितना अपने आप को एक चेंज करके दिखा रही है, दैट इज़ अ फॉर्म। ह्यूमन एक एनर्जी है, लिविंग बीइंग एक एनर्जी है, नॉन लिविंग बीइंग एक एनर्जी है, बिकॉज हर किसी में कुछ ना कुछ प्रक्रिया चल रही होती है। अब यहाँ जब हम लॉजिक की बात कर लेते हैं वो सब जगह मैच करता है। दिस इज़ अ स्टेटमेंट, दिस इज़ अ फिलोसफी मतलब ये एक फिलोसफी है। फिलोसफी को कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रेटजी में, पर्टिकुलर सिचुएशंस पे, पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस पर, पर्टिकुलर एक्ट पर, देन वो अप्लाई हो रही है फिलोसफी जो ऑल टाइम वर्क कर रही है। एक चार्टेड अकाउंटेंट सब चीज़ों की स्टडी करता है। जब वो प्रोफेशनली से स्पेशलिस्ट बन जाता है तो उसका फ़ायदा बेनिफिट ये होता है कि अब वो जो लॉस है वो लॉस नहीं कर पाएगा। लॉस मतलब कि जो भी उसका लॉस है और लॉस बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू उसका प्रॉफिट बहुत मेंटेनेबल रहेगा। मतलब मान के चलो तुमने एक ऐसे ETF में पैसा लगाया है जिसका प्राइस गिरेगा नहीं, या तो बढ़ेगा थोड़ा सा या हल्का सा कम होगा। मान के चलो आपने कहा, मैंने जब कही थी कि गरीब व्यक्ति को स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो पुअर होता है, गरीब होता है, अभी उसके पास सोर्स ही नहीं है इनकम का। और जब इनकम का सोर्स नहीं है तो बेहतर ये है उसको वहाँ ये सोचना चाहिए कि देखो मैं पैसा नहीं लगा सकता पर मैं पैसा जोड़ सकता हूँ। किसकी फॉर्म में जोड़ूँ? ETF बॉन्ड्स के फॉर्म में जोड़ूँ। जोड़ता चलो जैसे ही मेरी कैपिटल बॉर्न होए देन मैं रिस्क लूँगा, देन मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। और इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा? ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक में पैसा लगाऊंगा, स्टॉक में नहीं, सेकेंडरी बिजनेस पे पैसा लगाऊंगा। फर्स्ट ऑफली सेकेंडरी बिजनेस से अपनी इनकम जनरेट करूँगा। जब मेरी इनकम जनरेट हो जाएगी देन मैं उसको कैपिटल में कन्वर्ट करूँगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने पैसा जोड़ा, अपना स्टॉक्स का पैसा लगाया और मुझे लगा कि भाई स्टॉक्स में मैं पैसा लगा ETF में पैसा जोड़ा और मैंने ETF का पैसा इकट्ठा जो 5-6 महीने में करा, अब मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगा रही, किसी के स्टॉक्स खरीद लिए। ये रिस्की है, इसमें हार गए तो वही 6 महीने के पैसे की बर्बादी हो जाएगी, ये 6 महीने की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो जाएगी। बेहतर ये है वो जितना भी पैसा है कोई परचून का काम खोल लो, कोई ऐसा काम खोल लो जो स्टेबल है, जो मेंटेनेबल है, जो बैलेंस है। अब इसमें रिस्क कम था शुरुआत में, जब तुम गरीब हो तो रिस्क बहुत कम लेके चलो। जब अमीर हो जाओ कि लगे कि हाँ मेरे को इनकम का सोर्स बन चुका है, अब मैं यहाँ परचून की दुकान से डेली पैसा कमा सकता हूँ या महीने 1.5 महीने में मैं कुछ एक्स्ट्रा सोर्स लगा सकता हूँ, वो सोर्स कैपिटल के फॉर्म में लो क्योंकि उसका अब डर नहीं। कैपिटल का मतलब ये है रिस्क ले रहे हो और उसका कोई खोने वोने का डर नहीं है। फर्स्ट ऑफ कैपिटल कितनी भी हो सकती है, जिसकी जेब में 1 करोड़ पड़े हो उसकी 10 लाख की कैपिटल, अगर उसे लगता है कि मैं 10% लॉस कर सकता हूँ, यदि हार भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 10% वापस गेन कर लूँगा 1 महीने या 15 दिन में, अपने आप हो जाएगी। तो वो जो इसकी ऑटोमेटिक इनकम है
वो उसकी कैपिटल कराने लग जाएगी। और कैपिटल में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है आप कितने रिस्क लेने की प्रवृत्ति रखते हो और उसको कैसे वापस रिकवर करने की वो रखते हो कैपेबिलिटी। ठीक है, ये महत्व रखती है। क्यों? किसी के पास 1 करोड़ भी है पर वो उसमें से 1 रुपया भी खर्च करने को राजी नहीं है क्योंकि कंजूस है, तो वो नहीं खिलाएगा। फर्स्ट ऑफली ये आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक चार्टेड अकाउंटेंट जब वो चीज़ सीख लेता है तो वो सेकेंडरी बिजनेस की तरह अपना एज इतना स्पेशलिस्ट बन जाता है कि उसका लॉस बहुत कम होता है और वो बैलेंस पॉइंट पर चलता है। वो यूँ मान के चलो जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है तो एज कोई भी स्टॉक में भी अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना तो उसके पास इतनी स्टडीज वे है कि वो स्टॉक उसका ETF बन जाता है। ETF मतलब कि अगर वो 5 साल बाद भी उसे बेचता है तो ना तो उसको ज़्यादा लॉस होगा, बस उसका एज सेविंग अकाउंट की तरह उसका बैलेंस जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो या ना हो वो बात अलग है, बट उसका पैसा जुड़ जाएगा। वही एक स्टॉकर या जनरल जब पैसा लगाता है तो उसका बिल्कुल हाई रिस्क में चलता है कि स्टॉक्स में पैसा पूरा भी लॉस हो सकता है और स्टॉक में पैसा पूरा भी आ सकता है। एक स्पेशलिस्ट और एक जनरल में ये फ़र्क होता है कि जनरल जो होता है वो नहीं जानता, वो वेस बनाएगा। तो वेस कब बनाएगा? जब वो लॉस करेगा। एक स्पेशल जर्नलिस्ट कब बन रहा है? जब ठोकर खा रहा है, देन वो राइट पाथ वे में आ रहा है। अब राइट पाथ वे, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राइट पाथ वे दे देगा, तो वो किस्मत है, वो लक है, वो नियति है, डेस्टिनी है। डेस्टिनी के भरोसा नहीं रहना। अपने इंटेलिजेंस को मेक कर लोगे, अपने आप को कैपेबल बना लोगे तो ऑटोमेटिकली नियति अपने आप आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाएगी क्योंकि तुम्हें उसको देखना आ गया। क्योंकि अपॉर्चुनिटी और साउंड हर जगह प्रेजेंट है, एवरीडे के हर जगह प्रेजेंट है। बस ध्यान लगाना आना चाहिए, बस फोकस लगाना आना चाहिए कब हम कैसे कैच कर लें फटाफट। ऑब्जेक्ट गोल आपके सामने खड़ा है, एवरी ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है, बस आपको नज़र लगानी है मैं कौन से ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ। ये ढूंढना ही, फाउंडिंग करना ही, ये फिगर आउट करना ही फोकस कहलाता है। जब मेरे पास मेरे ऑब्जेक्ट के जैसे 10 ऑब्जेक्ट हैं, अब मैं उसमें ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है। बस यदि मेरे ऑब्जेक्ट की अलग ही पहचान है तो वो मुझे मिल गया, दिस इज़ माई डेस्टिनी, दिस इज़ माई किस्मत, लक, फॉर्चून। और यदि मेरे को उन 10 में देखना पड़ा तो उन 10 से मुझे ये एबिलिटी आ गई कि मुझे अपने वाले की पहचान याद हो गई कि मेरे वाले की क्या अलग पहचान है, मेरे ऑब्जेक्ट की ऐसी क्या अलग पहचान है जो मुझे प्रोजेक्ट हो रही है, जो मुझे फोकस हो रही है, जो मुझे ध्यान दे रही है कि दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन, दिस इज़ ओनली माइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ये जनरल वाले का यही फ़ायदा होता है कि जनरल वाला क्रिएट करता है, जनरल वाला क्रिएट करता है, चीज़ों को बनाता है, बेहतर करता है, बिकॉज वो स्पेशलिस्ट नहीं है, वो चीज़ें किसी से पढ़ा नहीं है, गैन नहीं करा, वो मेक करता है, थोड़ी चीज़ें जानता है, कुछ चीज़ें बना लेता है एज अ परफेक्ट। चीज़ें एक्सप्लोर करता है, जब एक्सप्लोर करता है तो जब मिस्टेक्स होती है उनको दोहराता नहीं है, तो उसका होमवर्क ऐसे क्लियर होता है। और स्पेशलिस्ट कैसे होमवर्क करता है? ये फलाना व्यक्ति था, ये जनरल व्यक्ति था, इसने ये नीतियाँ अपनाई, इसने उस समय पर्टिकुलर, तो किसी और का होमवर्क से भी वो सीख लेता है अपने आप को। देखो दुनिया में स्पेशलिस्ट इसलिए हर कोई बनना चाहता है, इसलिए एक कहानी भी है। अगर कोई गड्ढे में गिर गया, कोई गड्ढे में गिर गया, देखो मैं हूँ यूनिवर्सल पर्सन, कोई गड्ढे में गिर गया तो उसको देख के समझ जाओ तो वही समझदारी है कि भाई आगे से गड्ढा है। पर यदि तुम्हें गड्ढे का एहसास करना है कि गड्ढे में गिरने के बाद दर्द कैसा होता है तो गिर के देख लो, एक बार गिर के देख लोगे, बच गए तो तुम्हें वो एहसास हो जाएगा। क्योंकि सेल्फ एक्सपीरियंस खुद से होता है, ना कि किसी को देख के। हमेशा ध्यान रखना, दो तरह के प्रोजेक्शन जरूर चलते हैं, एक सेल्फ और एक सोशल। हमेशा ध्यान रखना, दूसरे को देखकर तुम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को तो पार कर जाओगे, आने वाली सिचुएशन को पार नहीं कर पाओगे जब वो खुद पे बीतेगी। मान के चलो अभी तो तुमने देख लिया कि गड्ढे में वो पहले वाला व्यक्ति गिरा और तुमने उसको देख के संभल गए और तुम गड्ढा पार कर गए। पर अब की बार आगे आने वाले गड्ढे में ऐसा हुआ कि पहले ही नंबर तुम्हारा था, उसको कैसे देखोगे? क्योंकि उसके लिए तो होना चाहिए था। मैं सेल्फ एक्सपीरियंस काम कर जाता है, गड्ढे में गिरा, दर्द हुआ और गड्ढा मुझे दिखा, ठीक है, तो मुझे आगे भी मैं भाप के चलूँगा तरीके से। तो ये फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सेल्फ एक्सपीरियंस। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट ही डेथ को कॉज कर लो कि भाई कोई व्यक्ति आग में जल गया, तुम भी कहो कि आग का एक्सपीरियंस लेके चल के। आग का एक्सपीरियंस पूरा नहीं लेना, हल्की सी माचिस जलाओ, लो हाथ में लगाई, तुरंत आपको एहसास हो जाएगा कि आग कैसी होती है। पूरा नहीं लेना, उतना करना है जितने को आप झेल सको। जहर की डोज, कोई जहर खा लिया, विष पी लिया, अब यूँ नहीं है कि लो लिया लोटा और सीधा पी लिया जहर, फिर तो तुम निकल लोगे, लीवर इतना नहीं जा सकता। थोड़ी लिमिटेड डोज लो
और देखो जहर से ऐसा क्या साइड इफेक्ट होता है बॉडी में जो हमें हानिकारक हो सकता है। इसके लिए पूरी रिसर्च कर लो, पहले पूरी आइडेंटिफिकेशन कर लो, और सेल्फ एक्सपीरियंस जब ले लोगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी उसके अनुसार एंटीडोट भी बना दे और आप लोगों से पैसा बचाओ। एक जनरल और स्पेशलिस्ट में एक और चीज़ बता दूँ, मान के चलो एक जनरल वाला टैप वाटर पीता है, टैप मतलब कि टंकी का पानी, एक स्पेशलिस्ट आरओ लगा के फिल्ट्रेट वाटर पीता है। अब देखो दोनों में अंतर है। जनरल वाला, अब फ़ायदा फेवरेबल और अनफेवरेबल बताऊंगा। मान लो वो टैप वाटर पी रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर के इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब उसको मान के चलो वो कहीं भी कोई सा भी पानी पी रहा तो वो हैबिचुअल हो चुका है, दिक्कत नहीं दे रहा। वहीं स्पेशल वाला उसको छोटी से छोटी बीमारी दिक्कत दे रही है, बिकॉज वो डेवलप ही नहीं हो पाया, उसका इम्यून सिस्टम बिल्ड ही नहीं हो पाया। बट अब यहाँ देखना, अब मैं अनफेवरेबल आउटकम की बात करूँगा जनरली। किसी दिन वो पानी इतना विषैला आया, विषैला मतलब कि इतना टॉक्सिक आया कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया था जो उसकी लाइफ ख़राब करने वाला था, मतलब कोई बचने के चांसेस थे ही नहीं। वहीं आरओ वाले का ये बेनिफिट पड़ गया कि वो सुबह से ही अलग चल रहा था, तो उसके अंदर वो बीमारी नहीं आ सकी, वो बीमारी नहीं आ पाई जो उसके आ गई थी। फिर भी इन्फ्लुएंस के बहुत चांसेस है, हो सकता है उसके खांसने से इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाए, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हुआ इनडायरेक्ट हो जाए। बट फिर भी बेटरली ऑप्शन क्या होता है, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। वो टैप वाटर पी रहा है, जनरल वाला टैप वाटर पी रहा है, और स्पेशलिस्ट आरओ का पानी पी रहा है, फिल्टर्ड वाटर पी रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर पी रहा है, बिल्कुल बिन आयंस का पानी वाटर पी रहा है, ठीक है, मतलब कि बिन मिनरल्स का वाटर पी रहा है। आरओ में टीडीएस होता है, पूरा मिनरल्स नहीं निकालता पर उतने निकालता तो जो इसेंशियल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसलिए मुझे गलत तो ठहराने की सोचना मत, साइंस का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। ये दोनों केसेस में दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों की सिचुएशन दोनों को अपने आप बिल्ड करती है, और जब जिसको टपकाना होता है वो टपक ही जाता है। स्पेशली इनडायरेक्ट वे में टपका, वो डायरेक्ट वे में टपक गया, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही कोई धूप में निकल रहा है तो धूप में निकल निकल के हैबिट चलो गया, अब मान के चलो जिद में वो धूप में तो निकल गया, अब 6 घंटे बाद इतना बॉडी डिहाइड्रेट होगी कि वो ख़त्म हो गया, तो वो भी बात हो जाती है। या कभी कभार जो धूप में नहीं निकला वो इसी में इतना हैबिट चलो गया कि अब आसपास का वातावरण धीरे धीरे इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि अब वो जीवित ही नहीं रह सकता। तो परिवर्तन और स्थिरता दोनों ही अहमता है, कहाँ परिवर्तन करना है कहाँ स्थिरता करना है ये आप पे निर्णय है। जैसे मैंने अपने भाई को कहा था कि देख मैं कारक हूँ परिवर्तन का, तू कारक है स्थिरता का, क्योंकि अभी एक ही जगह पड़ा हुआ है, धरा हुआ है। एक काम कर, तू मुझे स्थिरता दे, तू मुझे ऐसे काम दे जो मुझे स्थिर बनाए, और मैं तुझे ऐसे काम करता हूँ जो परिवर्तित करे तुझे। उसे परिवर्तन होना नहीं पसंद था फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो कोई उसकी स्टेट परिवर्तन करे, और मुझे परिवर्तन होना पसंद था कि कोई मुझे स्थिर करे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब मैंने उसको कहा कि भाई तू सुन, स्थिरता कर अपने अंदर। अब देख कहाँ स्थिरता करनी, कहाँ परिवर्तन करना है। देख मन क्या है, परिवर्तित होता है, मन बदलता है बार बार, उसको स्थिर करो, स्थिर करो। शरीर काया और वातावरण स्थिर रहता है, उसको परिवर्तित करो। तो मैंने कहा जहाँ जो चीज़ नहीं है प्रकृति के उसके अनुसार उसको उल्टा कर दो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को स्टेबल कर दोगे। बिकॉज प्रकृति आपको, मैंने कहा था पूरी दुनिया प्रिडिक्टेबल है, बट प्रकृति के लिए खुद प्रकृति भी प्रिडिक्टेबल है। प्रकृति के अंदर रहने वाले जो उसके अंदर इकाइयाँ या जो भी उसके अंदर जीव एनिमल्स या क्या बोलते हैं लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग बींग्स है, उनके लिए वो अनप्रिडिक्टेबल है। परसेप्शन का बहुत महत्व रख जाता है। माइक्रो क्वांटमेटिक सूप्स में चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं, मैक्रो सेलेस्टियल बॉडीज़ में चीज़ें प्रिडिक्टेबल है क्योंकि वो वॉच कर पा रहे हैं। माइक्रो क्वांटमेबल क्या बोलते हैं, माइक्रो क्वांटमेटिक्स वर्ल्ड्स में चीज़ें देख नहीं पा रहे, पूरी रूप से नहीं देख पा रहे, तो अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। बट मैक्रो सेलेस्टियल बॉडीज़ पे चीज़ें प्रिडिक्टेबल है क्योंकि सब चीज़ें देख पा रहे हैं। बहुत सूक्ष्म नहीं देख सकते, पर वो सूक्ष्म इतना बदलाव भी नहीं करेगी, इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। कहते हैं कि एक कण से भी प्राण लिया जा सकता है, पर वो एक कण में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए पहली बात तो, वरना अगर सामान्यता की बात करें तो कणों में इतनी ऊर्जा बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा सामान्य हो जाती है तो समतल हो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये भी ब्लैक बॉडी डायमेंशंस रेडिएशन नहीं, ब्लैक बॉडी डायमेंशंस का ये खेल है कि ऊर्जा को हम इक्वलेट कर देते हैं। इक्वलेट मतलब ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब वो कम, उसके बीच में कोई इंटरफेस नहीं पड़ता। इसे थर्मोडायनामिक्स का वो लॉ समझ लो, जब तक हीट एक अपर और एक लोअर नहीं है तब तक हीट फ्लो नहीं होगी, हीट कॉमन नहीं रहेगी।
और हीट अपर टू लोअर फ्लो इसलिए होगी क्योंकि देखो अप वाली की रेंज क्या होगी, हाई होगी। इसी को थोड़ा बॉडी सेलेस्टियल डायमेंशंस पे कर देंगे तो मैंने कही थी कोई चीज़ दिखेगी इसलिए क्योंकि उसमें एनर्जी जाता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी है, वो एनर्जी हमें पास होगी, वो जितनी दूर होगी उतनी वो ब्लिंकिंग कम करेगी। बहुत पुरानी थ्योरम्स लिख रखी है। मेनली मैं यहाँ पे पर्पसली अब बात करना चाहता हूँ। जनरल बताया, स्पेशलिस्ट बताया, स्पेशलिस्ट में बता दिया, जनरल में बता दिया, दोनों ही खासियत है, दोनों में ही बेटरली है। आपको क्या बनना है मैं तो लगता है, और मैं एक चीज़ बताऊँ, आप वैल्यूबल तभी बनोगे जब दुनिया में 1000 लोगे और 1000 में से आप 1 या 2 हो। हमेशा ध्यान रखना, आप कुछ डिफरेंट ला रहे हो, न्यू ला रहे हो, देन आपकी वैल्यू होगी। कुछ नया ला रहे हो तभी आपकी वैल्यू होगी। आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हो तभी आपकी वैल्यू होगी। आप अपने आप को खुद से चीज़ें बना रहे हो तभी आपकी वैल्यू होगी। या आप परफेक्ट को बिल्ड कर रहे हो तभी आपकी वैल्यू होगी। बिकॉज परफेक्ट बिल्ड करने वाला, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो परफेक्ट बिल्ड करने वाला मतलब कि बेहतर बिल्ड कर रहा है, प्रोडक्टिव बिल्ड कर रहा है। प्रोडक्टिव चीज़ें आकर्षित बहुत करती है, इंटरेक्ट बहुत करती है, सीड्यूस बहुत करती है प्रोडक्टिव चीज़ें। मान के चलो कोई लड़की है, उसने अपनी ब्यूटी अपने ऊपर इतना काम करा कि उसने अपने आप को एज अ एनिमी का मॉडल बना लिया। अब बताओ कोई लड़का उसको इग्नोर कर देगा? मेरे जैसे इग्नोर कर देंगे, इक्के दुक्के इग्नोर कर देंगे, बट फिर भी मान के चलो हमारी ही ट्रेड को, क्योंकि सीड्यूसन का काम ये है, अच्छी तो हर कोई लगती है, सुंदर तो हर कोई लगती है, गोरी पसंद तो हर किसी को आती है, बट हम जैसे इसलिए इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं इसको तो कोई भी पालेगा तो इसमें क्या ही फ़ायदा, किसी और में देखो। तो वो बात अलग होती है, ये तो हमारी कॉन्शियसनेस कह रही है, बट हमारी नेचर क्या कह रहा है, हमारी जो प्रकृति है वो क्या कह रही है, दिस इज लुक गुड, कहेगी नहीं कहेगी? यही चीज़ समझाने वाली बात है कि जब वो इतनी परफेक्ट बन चुकी है, तो वो परफेक्ट नहीं है पूरी अपने आप में, पूरी एनिमी नहीं है कि पूरी कंट्रोल वो बन चुकी है एनिमी की तरह, बट अपने आप को सिमिलर टू एनिमी कर दिया या एज आ उसके रिलेटेड ले आई। किसी को वो पसंद आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्या करा उसने अपने आप को प्रोडक्टिव करा, किस पेस पे करा, किस थिंग पे करा कि मैं आइडियलिस्ट बनूंगी, और आइडियलिस्ट चीज़ को एक्सेस नहीं करती, तो क्या वो बनी परफेक्ट नहीं बनी, पर प्रोडक्टिव बन गई, प्रोड्यूसिंग वाली बन गई, आकर्षित करने वाली बन गई तो ऑटोमेटिकली वैल्यू होगी उसकी। 10 लड़के उसके आसपास घूमेंगे। मैं इसका उल्टा समझ लो, एक व्यक्ति है जो समझता है इम्परफेक्ट है, अपने अनुसार चल रहा है, जीवित चल रहा है। अब उसने सोचा इस पे 2 सर्कमस्टेंस आ जाते हैं, भाई इम्परफेक्ट चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट नहीं है, पर वो परफेक्ट को अप्रोच कर रहा है, कह रहा है अगर परफेक्ट नहीं है तो चीज़ों को फेवरेबल बनाया तो जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, योग्य बन जाएगा, इसकी भी वैल्यू हाई। क्या इसने इम्परफेक्ट को पा लिया? इम्परफेक्ट पहले से ही था ये, तो सीधी सी बात, इसकी वैल्यू उस व्यक्ति से जिसे पूरी दुनिया देखना चाह रही है, बेशक वो सब पूरी दुनिया देखना चाह रही है क्योंकि वो कॉमन हो चुकी है, वो सबके लिए, बट इसे जो प्यार करेगा वो इसके योग्य रिलेटेड होगा, कैपेबल होगा। देखो एक चीज़ बताऊँ, तुम एंड सब और तुम्हें पहले पहले लड़के आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, आकर्षित हो रहे हैं तुम्हारी तरफ, तुम पहले पहले लड़कों से विवाह कर लोगे? उसके केस में यही है। ये मैं ऐसा बता रहा हूँ डायरेक्ट कि सपोज़ करो मैं मान के चलो बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत क्या बोलते हैं ब्रिलियंट हूँ, और मेरी जो वैल्यू है बहुत हाई है। अब मैं अगर ऐसे वैल्यूबल बनाऊँ तो मुझे जो मिलेगी, जो मुझसे आकर्षित होगी, जो मेरे से अट्रैक्ट होगी, वो भी एक हायर वैल्यू होगी, हायर वैल्यू वाली होगी। बट जब यहाँ आ गई तो मैं क्या हूँ, ब्राइट मनी का सिम्बलाइज हूँ। कॉमन मनी में क्या होगा, कॉमन मनी में ये हो गया कि भाई सिंपल सी बात ये है, एज अ परसेप्टेड, जब मैं इतना परफेक्ट बन गया, इतना वो बन गया, तो मुझे वो मूर्ख लोग देख रहे हैं जो कि खुद इम्परफेक्ट है। अब वो इम्परफेक्ट मुझको पाना चाहते हैं क्योंकि वो परफेक्ट होना चाहते हैं, मतलब मैं कम वैल्यू वालों को वो कर रहा हूँ, फिर मेरे पे कोई विकल्प नहीं बचेगा तो मुझे उन कम वैल्यू वालों में से चुनना पड़ेगा। या मैं गलती से दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, होता कुछ और है और दिखता कुछ और है, तो मान लो मैंने छलावे के रूप में जो भी देख लिया, अब वो मेरी किस्मत तंग कर रहा है, वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो मेरी फ्रीडम छीन रहा है, वो मेरी खूबसूरती जो है, मेरा मेकअप जो है उसको कह रहा है कि पाबंदी लगा रहा है कि केवल मेरे लिए होना चाहिए। तो यहाँ फ़र्क पड़ जाता है। एक व्यक्ति जो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट से फेवरेबल परफेक्ट के अप्रोच करके बना, और देन जब वो इम्परफेक्ट बना तो उसने जब कोई लड़की ढूंढी या उसको लड़की मिली तो उसको वो पूरा परफेक्ट तो नहीं बना, प्रोडक्टिव नहीं बना। सोचने वाली बात है, इस वीडियो को बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। प्रोडक्टिव नहीं बना, बट वो इतना परफेक्ट बन चुका है एज अ वर्ल्ड के लिए, मटेरियलिस्ट बन चुका है कि दुनिया उसको ऐसे, दुनिया में कुछ ही लोगों को वो सिड्यूस कर पाएगा, पर वो कुछ लोग उसकी वैल्यू के रिलेटेड होंगे
एक अपर कास्ट टू अपर कास्ट, ये समझ लो। कास्ट को मैं कभी बिलोंग नहीं करता, मैं कहता हूँ अपर वैल्यू टू अपर वैल्यू। मई इसका दूसरा केस देख लो। दूसरा केस क्या होगा, वही इम्परफेक्ट पर्सन कह रहा है मैं तो सामान्य चलूँगा, जीवन का नाम है सुख दुख, संतुलित, बेहतर। अब क्या होगा, इस पर सारी सुखता होगी, सारी संपन्नता होगी, सारी चीज़ें होगी, बस इन सारे सर्कमस्टेंस को, ये मामला झोपला जो था, ये क्या बोलते हैं, जो भी ये पूरा एक पर्टिकुलर सेक्शन था कि ये फालतूगिरी, ये छोड़ के ये अपना संतुलित जीवन जिएगा, आनंद रूप जिएगा और पर्टिकुलर टाइप तक सुख दुख में बढ़िया रहेगा। क्या दुनिया से अट्रैक्ट होगी, कोई भी पर्सन अट्रैक्ट नहीं होगा, बट ये अपने आप में खुश होगा, जिसे कहते हैं इनलाइटमेंट पर्सन। ठीक है, इनलाइटमेंट पर्सन मतलब संतुष्ट पर्सन, एज अ गॉड पर्सनैलिटी। वो कौन सी पर्सनैलिटी होगी, डेविल पर्सनैलिटी। और जो परफेक्ट बन रही है वो काल्पनिक होगी, वो आइडियलिस्ट होगी, ना तो वो गॉड है ना वो डेविल है। वो मान लो मूर्ख है, वो मूर्ख क्यों है, क्योंकि उसने उस आइडियलिस्ट थिंकिंग को देखकर अपने आप को इतना आइडियलिस्ट बना दिया कि उसको देख कौन नहीं और पसंद को ना ले, पूरा समाज उसको देख रहा। समाज कह रहा है लड़की एक है, चाह हर कोई रहा है, तो इसके संग रेप भी हो सकता है, इसके संग गलत, इसके संग अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। क्यों, ये बहुत हाइपर एक्टिव स्टॉक है। अब स्टॉक्स के फॉर्म में बता देता हूँ, ये 3 ही तरह के स्टॉक। एक स्टॉक जो मॉडरेट चल रहा है, पहले इसका बता देता हूँ काल्पनिक वाले का। एक स्टॉक जो ऐसे मान लो 1 रुपये लगाया, 1000 रुपये की रेंज पे पहुँच गया, ये काल्पनिक आइडियलिस्ट। अब ये जब गिरेगा तो ऐसे डुबाएगा, ये ऐसे मरेगा कि इसके कोई वजूद ही नहीं बचेगा, फर्स्ट ऑफली। ठीक है, मतलब ये गैर कानूनी है। सेकंड केस वो आया जिसमें मान के चलो वो परफेक्ट को बन रहा है, तो धीरे 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 मॉडरेट कर करके अपने आप को अपर रेंज पे पहुंच गया। ये है मटेरियलिस्ट, ये है पूरी दुनिया जो कि बनना चाहती है कि मुझे ऐसी जगह, पर इसमें टाइम लगता है, इसमें कैपेबिलिटीज लगती है, इसमें स्ट्रैटेजीज। वो ट्रेडर बनते हैं जो कि बेहतर होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोड्यूसिव होते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव ग्राफ है। एक ग्राफ हो गया बिल्कुल मॉडरेट में, बैलेंस लेवल पे। बैलेंस लेवल मतलब कि ETFs, ना तो बढ़ा ना घटा, बट नॉर्मल रेंज में अपना चले जा रहा है। ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा और अनलिमिटेड टाइम तक ना तो आपका पैसा डूबेगा ना ही ज़्यादा बढ़ेगा। बस ये है, समाज के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा और इसमें कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। पर यही सबसे बढ़िया गोल्डन पॉइंट है, दिस इज़ माई गॉड, बिकॉज ये मुझे कैपिटल जोड़ने तक का, ये मुझे कैपिटल जोड़ने वाली चीज़ें दे देगा। कैपिटल जोड़ने वाली मतलब कि मैं इसमें अपना पैसा जोड़ के, क्योंकि बैंक में अगर FD में पैसा करवाओगे तो इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों के कारण वो पैसा इतना घट जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। बट ये मेरी वैल्यू को ऑल टाइम मेंटेन रख रहा है ETF। वहीं जो मॉडरेट वाला है उसको कुछ नहीं पता, मान लो प्रोड्यूसिव बनने चला था, प्रोडक्टिव की जगह गिर गया, क्योंकि वहाँ मेरी स्ट्रेटेजीज वर्क करेगी। ठीक है, तो जब फर्स्ट बिजनेस करना है तो वो, और जब मुझे सोचना है कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मैं तो काल्पनिक, मैं तो सपने देखूँगा, स्टॉक मार्केट में आऊँगा हैं, 1 रुपये लगाऊंगा और वो 1000 रुपये पहुँच जाएगा, मतलब मैं तो गॉड पे अंधविश्वास कर रहा हूँ। ठीक है, कि गॉड तो मेरी किस्मत ही खोल के बैठा पड़ा है। तो सीधी सी बात है, मैं 1 रुपये लगाऊंगा, वो 1 रुपये जिस दिन 1000 होगा उस दिन की उस दिन देखी जाएगी, क्योंकि वो कभी नहीं सच होने का। दैट इज़ अ पॉइंट। एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड की है, इम्परफेक्ट मतलब रियलिस्टिक, और एक काल्पनिक है। ठीक है, 2 इम्परफेक्ट वर्ल्ड के, एक काल्पनिक है।